तो भाई आप दूसरा प्रेम करें तो बहुत सोच समझ के, ये नहीं कि दूसरा भी छोड़ दो भाई अब तो तीसरा करूँगा, तीसरा भी छोड़ दीजिए अब तो चौथा करूँगा। ये लाइन नहीं लगानी। आप जब तक आपको दूसरा प्रेम नहीं मिलेगा ना, आप पहले प्यार से ओवरकम नहीं हो सकते। आपको पहले की याद आती रहेगी जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा जीवन में। अगर आप किसी सपोज़ दैट कि आपने देखा किसी को कि पहली नज़र में प्यार हो गया, तो उसमें आपको ये जानना है कि फैमिली को एग्री करना है। अब आप 1 साल बाद कह रहे हैं आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के बाद आप कह रहे हैं कि यार अब तो मतलब कि अब तो फैमिली नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी। आप उन्हें कभी मूवी दिखाने नहीं ले गए, ठीक है? और एक लड़का आया कॉलेज में कहता है चलें मूवी देखने चलें, एक आज बंक मार लेते हैं। इच्छा तो थी ना मूवी देखने की, अब वहाँ पे प्रेम हो गया, मूवी देखने गए, वो लड़का क्या हो गया? अच्छा हो गया, आ जाते। लेकिन क्या है कि मोस्टली हम क्या है मिडल क्लास के लोग हैं। हम मेहनत करने से ज़्यादा लड़कियों का क्या है उनको बचपन से सेट कर दिया जाता है कि बेटा तुझे तो ब्याह के दूसरे घर जाना है। तो दूसरे घर वो चुनने लगी हैं, गाड़ी है, बंगला है, अपना घर है, ये है, वो है। तो वो उसे सेलेक्ट कर लेती है। लड़की वाले भी क्या ढूँढने जाते हैं? लड़की वाले भी तो ये ढूँढने जाते हैं कि भाई लड़का टैलेंटेड हो, अपना घर हो, सिंगल होना चाहिए, अकेला लड़का होना चाहिए, माँ-बाप होने चाहिए, बस फालतू की कलेबाजी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, भई डिमांड तो आपकी भी आ गई ना। और जब उसी लड़के ने कहा कि भाई मुझे तो थार चाहिए या XYZ कार चाहिए, तो आपने कहा कि भई ये तो बहुत लालची है। तो आपने कभी देखा कि बड़ी लड़की या गवर्नमेंट ऑफिसर की लड़की ने किसी नीचे कर्मचारी से शादी कर ली हो? अच्छा, आप अपनी पहली मोहब्बत को कभी भुला देंगे? बुला दिया। इश्क ने दर-बदर कर दिया है हमें, आँसुओं का समंदर दिया है हमें। एक नदी की रवानी को बाँधा गया, बंदिशों में जवानी को बाँधा गया। इस सितमगर ज़माने के हर दौर में, इस सितमगर ज़माने के हर दौर में, प्यार की हर कहानी को बाँधा गया। प्यार की हर कहानी को बाँधा गया। दर्द आपके अंदर बस चुका है, आपको पता है? ये मुझे नहीं पता। और कहीं न कहीं ये जो लाइनें आपने बोली, जी, मतलब कहीं न कहीं यार सच में, मतलब बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। बिल्कुल। देखो, थोड़ा-सा आपको मतलब विचलित कर सकता है बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। प्रश्न, बट आप विचलित मत नहीं, होना। विचलित मैं होऊँगा नहीं, मानसिक रूप से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने राजनीति भी जब राजनीति में आया तो कई लोगों का प्रेशर इतना आया, तो उस राजनीति ने मुझे मानसिक तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग किया, मैं आपको सही बताऊँ ऊपर वाले भगवान शंकर की कृपा है कि कोई भी प्रश्न ऐसा विचलित नहीं करता जीवन में। कहीं न कहीं तो आपके साथ दिल टूटा है। अब बिल्कुल टूटा है कि सबका टूटता है, मेरा ही कौन-सा टूटा है पहली बार। अगर हो आपको सकता है मोदी जी मतलब का भी टूटा हो। अगर ऐसा हो कि आप बताना हाँ जी। चाहें, तो आजकल के जो नौजवान हैं उन्हें थोड़ी प्रेरणा मिले कि देखो, दिल टूटता है तो सँभला भी जाता है। हुँ, हुँ। सो बस एक बार छोटा-सा एक किस्सा अगर कुछ हो? देखो, दिल टूटता है तो सँभला भी जाता है, उसमें बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उससे उभरने के लिए ना आपको एक कोई ना कोई चाहिए होता है जीवन में। या तो आप वियोग में चले जाओगे, जैसा कि हमने सबने पढ़ा है कि भगवान शंकर जब सती से अलग हुए तो कैसे वियोग में हो गए। तो उस वियोग में हर कोई जाता है, लेकिन उससे आपको ओवरकम होना पड़ता है। जब ओवरकम होंगे आप, अब ओवरकम कैसे हुआ जाए? अब जैसे कि मैंने क्या किया, मेरा इंटरेस्ट चला गया, मतलब ये जो मैं आज के टाइम पे शायरी कर रहा हूँ, पहले मैं बहर में या मीटर में नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैंने कदम रखा तो कुछ लोगों ने बताया, सीखा मैंने उस चीज़ को। लेकिन ये कम से कम मैं अपने जब 8th-9th में क्लास में था, तभी से लिखता आ रहा था, लेकिन वो बहर वाली नहीं थी कविताएँ। तो वो सारा मेरे एक तरह से कूड़ा जो था वो हो गया। लेकिन जब मैंने लिखा तो मेरा तो जो उभरने का ओवरकम था, वो साहित्य था। अब लेकिन जैसे ओवरकम है, आज के टाइम पे लोग जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं। एक जो अंदर का गुस्सा होता है ना, मैं कहता हूँ उसे जलाना नहीं चाहिए, ठीक है? या गुस्सा कह लो या जो आग कह लो कि हमारे साथ ऐसा हो गया, या आप उसकी चीज़ में आगे कोई गलत कदम उठा लें, स्टेप उठा लें, वो जीवन में नहीं होना चाहिए। आपके पास वो व्यक्ति छोड़ गया, मेरा एक ही पॉज़िटिव चीज़ है, चला गया तो कुछ अच्छे के लिए गया है। उस नेगेटिव चीज़ को मैं अच्छा बनाऊँगा, ठीक है? और कुछ भी गलत स्टेप लेके अगर मान लो कोई डिसीज़न मैं लेता हूँ जीवन में कि अगर मैंने गलत डिसीज़न ले लिया, तो हाउ टू इम्प्रूव दिस, कि मैं कैसे इसको सही ठहरा सकता हूँ। आप डिसीज़न लो पहले, डिसीज़न सही हो गलत हो वो अलग बात है, लेकिन आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, डिसीज़न लेना है। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं लेना कि डिप्रेशन में जाके कोई गलत कदम उठा दे। बस आप उस नेगेटिव चीज़ को आप पॉज़िटिव करो। जैसे कि अभी मेरा एक फ्रेंड था, मैंने देखा कि उसका कुछ डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट होके और सेम चीज़ कंडीशन ये थी कि उसकी भी
अपना शादी होगी। तो वो बहुत ही पतला सा था, ये लगा लीजिए। उसने 1 डेढ़ साल जम के जिम की, अपना सब कुछ छोड़ के आज के टाइम पे पूरा का पूरा जिम का सेटअप लेके बैठा है। कम से कम उसके पास 200 कैंडिडेट होंगे जो जिम में उसके आते हैं। तो अब उसकी सफलता का जो पॉइंट है वो एक अलग है। तो कई लोग तो मैं बताऊँ आपको प्रेम भी इसलिए करते हैं कि ताकि वो सफल हो पाए जीवन में। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप मतलब जो एक कवि होता है या आप मान लीजिए अपने आप को, आप किन मुद्दों पे लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं? एक कवि का जो मेन होता है वो होता है दर्द, कि कहाँ से वो दर्द निकल के आ रहा है, आज क्या घटना हो गई। जब उसके मन में पंक्तियाँ आती है वो अपने आप वो कागज़ पे उतार उतार देता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम पे लिखा है मैंने, और अब प्रेम से बात आई तो प्रेम में भी कहीं न कहीं दर्द हुआ होगा मुझे जीवन में, लाइफ़ में। तो बीएड की क्लास ही चल रही थी हमारी, लगभग आज से 7-8 10 साल 8 साल पहले होगी, 7 साल पहले की बात। तो हमारी अपना केमिस्ट्री चल रही थी, बातचीत चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और अचानक से ही लास्ट ईयर था, एग्ज़ाम खत्म हुए तो पता चला कि ऐसे-ऐसे शादी का कार्ड और सब कुछ सामने वाले व्यक्ति का सब कुछ हो गया। हो गया इन द सेंस कन्फर्म है। फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन नहीं मिल रहा, और ये सब चीज़ें कम से मैंने हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता बात-वात कुछ नहीं हो पाई। तो फ्रेंड से पता चले उनके कि भई शादी कार्ड हो गया। व्हाट्सएप पे मैसेज कार्ड आया मेरे, मैं देख के मतलब थोड़ा-सा शॉक हो गया, और सब चीज़ें ऐसी की ऐसी चलती रही। तो उसके बाद बात आई कि ये जो पंक्तियाँ मैं कहने जा रहा हूँ, तो वहाँ से ये पंक्तियाँ निकल के आई कि इश्क ने दर-बदर कर दिया है हमें, आँसुओं का समंदर दिया है हमें। इश्क ने दर-बदर कर दिया है हमें, आँसुओं का समंदर दिया है हमें। हमने सोचा था खुशियाँ मिलेंगी बहुत, हमने सोचा था खुशियाँ मिलेंगी बहुत, हाय कैसा मुकद्दर दिया है हमें, हाय कैसा मुकद्दर दिया है हमें। तो ये 4 पंक्तियाँ भी कहीं न कहीं बहुत दिल के पास है मेरे। जीवन में अगर प्रेम ना हो, तो फिर मेरा मेरा मानना है कि प्रेम मतलब जीना ही बेकार है। प्रेम की भाव अलग-अलग हो जाते हैं। एक माँ से प्रेम होता है, पिता से प्रेम होता है, परिवार से प्रेम होता है, और जिस प्रेम पे आप जाना चाह रहे हैं, मैं उसी प्रेम पे आऊँ, या जो पूरा का पूरा संसार सुनना चाह रहा है, तो वो प्रेम भी हुआ ही हुआ है। वो कॉलेज से, या फिर कह लो कि जो जवानी का दौर, जवानी तो अभी भी है खैर, लेकिन अब शादी हो गई है, तो सारी चीज़ों को, सारी कड़ियाँ ना खोली जाएँ तो कहीं ठीक है। तो वो प्रेम हुआ, उसमें प्रेम में वियोग हुआ, और उस प्रेम के बाद हमने कुछ कविताएँ लिखी, तो तब जाके ये कह सकते हैं कि वो जो दर्द छलका, हम यहाँ तक कि पहुँचे। यार आजकल प्रेम ना हो गया है हमारा व्हाट्सएप की तरह। हुँ। आइए मैसेज कीजिए, हाय हेलो बोलिए, ये प्रेम है। बट सच्चा प्रेम क्या है एक कवि की नज़र में? सच्चा प्रेम एक कवि की नज़र में ये है, मैं आपको बताऊँ, चाहे कोई भी कवि हो, एक सच्चा प्रेम के एक शब्द में अगर मैं बात करूँ तो वो समर्पण है। एक दूसरे के प्रति समर्पण। समर्पण क्या है? समर्पण ये है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना, बातों में नहीं आना। जैसे आपने व्हाट्सएप का, आप एक छोटी-सी चीज़ लगाई है कि आप कहीं घूमने भी चले गए, हमने व्हाट्सएप पे डाल दी या फेसबुक पे डाल दी। आपका मित्र, आप मैं कहता हूँ मित्र बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपका समाज आप नहीं देख पाते कि वो किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करे। हो सकता है वो आपको आपके प्रेम पे, जिससे आप प्रेम करते हो उसके बारे में कुछ भड़का दे। और देखिए, मैं कहूँगा कि जहाँ सच्ची धारणाएँ हैं, सच्चा विश्वास है, वहाँ कोई कितना भी भड़काए आपको, वो आप उससे विचलित नहीं हो सकते। प्रेम है तो है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अगर कोई एक बात 100 बार बोली जाए किसी किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो सामने वालों को कहीं न कहीं चोट पहुँचाती है। चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे मेरा जीवन हो, ठीक है? आप भी उस दौर से आए हैं कि आपने किसी से प्रेम किया, या आपके फ्रेंड बोल रहे हैं कि भाई मैं तो उसको वहाँ पे, उसने उसको वहाँ पे देखा। तो आपको ये कन्फर्म करना है कि आप कन्फर्म कहने का मतलब आपको कितना विश्वास है उस बंदे पे। तो समर्पण एक जो है एक-दूसरे के प्रति, वो ही प्रेम को उपजाता है। जिस दिन समर्पण खत्म हो गया, मैं कहता हूँ वहाँ से प्रेम भी धीरे-धीरे जाना वो चालू हो जाएगा। आजकल ना लोगों के मन में प्यार हो गया है कि जी। अच्छी बाइक है, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, पर्सनैलिटी अच्छी है, लड़का हो या लड़की, किसी विशेष के लिए नहीं, कुछ भी हो सकता है। और क्या होता है वो प्यार 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल बस। उसके बाद उनको अब
कहते हैं, मतलब मान लो कि अगर आज आप कोई लड़का लड़की जा रहे हैं, कपल्स जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी से पूछ लो तुम दोनों, कहने लगे हम तो शादी करेंगे, हमारा फ्यूचर है। फिर 1 साल बाद पता चलता है क्या हुआ, नहीं यार उससे अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही थी, अब दूसरा ढूंढ लिया। यार ये क्या है, ये प्यार चल रहा है, क्या चल रहा है, टीवी एपिसोड चल रहे हैं कि पिक्चर चल रही है? मतलब लोग क्या समझ रहे हैं प्यार को? जहां भी शाम को लड़की का ब्रेकअप हुआ कि वो दूसरी ऑनलाइन साइट पे देखना स्टार्ट कर देगी कि कौन लड़का अच्छा मिल रहा है, लड़के का हुआ तो अपना महफिल में बैठ गया, गई दूसरी आई। मतलब ये ना प्रेम की परिभाषा जो है वो आजकल के युवाओं में ना जा ही नहीं पा रही। देखिए, उस प्रेम के साथ मैं आज के टाइम पे जी रहा हूँ। लोग कहते हैं कि प्रेम दूसरी बार नहीं होता, ठीक है, मैंने दूसरी बार भी किया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, और दूसरी बार किया तो मैंने कहा कि अब नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब इसको क्या करना है, जिसे कहते हैं प्राप्त करना है। प्राप्त कोई ऐसी जिद नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये कि उसको मैंने जिनसे प्रेम किया, आज वो मेरी धर्मपत्नी है। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो 1 साल 2 साल, अगर आपको पता है कि सपोज दैट कि वो कई बार क्या होता है, जाति कास्ट आ जाती है कि यार उस कास्ट का इसका, सबको हाँ। अपनी फैमिली के बारे में ये तो हमारे समाज में सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आप बात करो ना कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो जाति तो ऐसा है कि भैया आप शायद यूपी या कहीं भी, कहीं भी पूरा ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी चले जाओ कि यार तुम्हारी कास्ट क्या है, कि जी हम ये कास्ट के हैं, तुम्हारी कास्ट क्या है, कहने लगे ये कास्ट के हैं। वहां तो मारधाड़ तक हो जाती है। मारधाड़ तक होगा, वो तो कहते हैं कि हम चाहे सिंगल रखना मंजूर करेंगे बट इस कास्ट में शादी नहीं करेंगे। लोग ना कामयाबी में देखते लोगों को। बिल्कुल। कामयाबी मतलब यार आप ये देखो कि वो लड़का टैलेंटेड है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर उससे इस लड़की की शादी होती है तो दोनों अपना कैरियर कहाँ तक लेके जाते हैं। आने वाला फ्यूचर आपको पता है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो क्या लगेगा कि आप आने वाले टाइम में एप्पल फोन यूज करेंगे या नोकिया 1110? देखिए, ऑब्वियसली सबकी इच्छा है, चाहे किस्तों पे ले, एप्पल तो लेता ही लेता है बंदा, ठीक है। मैं वो ही जानना चाह रहा हूँ। मैं उसी पे आता हूँ कि सबसे पहले बात ये है कि समर्पण के बाद जो कास्ट आती है, हर एक लड़का और एक लड़की को पता होता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कि वो अलाउ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हमने भी ये देखा, देखिए आप भी स्कूल कॉलेज सब पढ़ के आए, तो हमने भी देखा कि कुछ लड़कियां कुछ लड़के ऐसे होते हैं, वो सीधे डिनाई करते, देख भाई तेरा मेरा हमारा नहीं हो सकता, हम तो सपोज दैट कि मेरे एक फ्रेंड था, तो वो क्या, तो भाई हम तो जाट नहीं लेके आओगे, तेरा मेरा ना हो पाओगा। तो उसने ये भाषा बोल के अपना उसे वहां से हट गया। तो व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप किसी, सपोज दैट कि आपने देखा किसी को कि पहली नजर में प्यार हो गया, तो उसमें आपको ये जानना है कि फैमिली को एग्री करना है। अब आप 1 साल बाद कह रहे हैं आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करने के बाद आप कह रहे हैं कि यार अब तो मतलब कि अब तो फैमिली नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी, मतलब नए उनकी राय आने लगती है। तो वहां पे क्या होता है, खुद उनकी इच्छा खुद होती है कि मल्टीपल वो मजे ले लें, अभी इच्छा है उनकी, तो वो मल्टीपल वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सिंगल प्रेम को लेके चलते हैं, और चाहे वो लड़का हो गया चाहे लड़की हो गया, कोई छोड़ के जाता तो वो हमारे यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है कि काट गई भाई, ठीक है। तो काट गई लड़कियों का सबसे पहला फैक्टर ये, जैसे कि आपने कहा रात में व्हाट्सएप बात होती, कोई बात नहीं है, उस पर कार है, उस पर ये है, वो ये देखा जा रहा है, और ये बहुत गलत तरीके से देखा जा रहा है। जैसे कि आप मुझे देखेंगे, पर्सनैलिटी की बात आती है, आपको मेरी पर्सनैलिटी कैसी लगती है? मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछूं, कैसी है मेरी पर्सनैलिटी, आप बताइए मुझे। मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि देखो दिल जले इंसान है। दिल जले इंसान तो यहाँ पे बैठ के पता चलता है ना, जैसे कि कोई मेरे से पहली नजर में प्यार कर सकता है, नहीं कर सकता ना। मेरी एक्चुअली क्या है कि देखो, अगर आप अभी एक बढ़िया सी बड़ी गाड़ी से उतरो, हाँ, आपके पैरों में कम से कम बढ़िया महंगे जूते हो, आपने एकदम मोबाइल निकाला रैंडम, तो 10 लड़कियां अगर जा रही है ना तो 11 मुड़ के देखेंगी, बिल्कुल देखेंगी, एक फालतू ही होगी, उनमें से कम तो रही नहीं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, मैं इसके पीछे भी आता हूँ। देखो, मैं सनातन धर्म को बहुत मानता हूँ। इसमें एक फैक्टर आता है, जब हम बैठ कर डिस्कस करते हैं बैठक में, तो बैठक में ये बात आती है कि जो बहनें, सपोज दैट मेरी बहन है, मेरी बहन कह रही है कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है, देखो वो जवान होगी, मेरी बेटी भी है, मेरी बहन भी है, सब बड़े होंगे, और वो भी हो सकता है इस तरीके से, उनके फ्रेंड भी है, तो आपको बचपन से एक ऐसी गाइडेंस देनी है उन्हें। सपोज दैट कि आप उन्हें कभी मूवी दिखाने नहीं ले गए, ठीक है, और एक लड़का आया कॉलेज में, कहता है चले मूवी देखने चले, आज बंक मार लेते हैं। इच्छा तो थी ना मूवी देखने की, अब वहां पे प्रेम हो गया, मूवी देखने गए, वो लड़का क्या हो गया, अच्छा हो गया, आजादी दिले। तो आप पहले से अपनी बहन बेटियों को मूवी से लेके, कार से लेके, XYZ सारी चीजें जब आप उपलब्ध कराएंगे, तो उनके लिए वो माइनर लगेंगे कि यार ये तो छोटा है, तो वो अपने गोल पे फोकस करेंगे। जब वो कार, अरे थार तो मेरे पास भी है यार, क्या है, लेकिन क्या है कि मोस्टली हम क्या है, मिडिल क्लास के लोग हैं,
हम मेहनत करने से ज्यादा लड़कियों का क्या है, उनको बचपन से सेट कर दिया जाता है कि बेटा तुझे तो ब्याह के दूसरे घर जाना है, तो दूसरे घर वो चुनने लगी है, गाड़ी है, बंगला है, अपना घर है, ये है वो है, तो वो उसे सेलेक्ट कर लेती है। आपने से एक बात कही थी कि लड़का देखा, अभी लड़का बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, लड़का आपने टैलेंटेड तो देख लिया, हर एक लड़की वाले को लड़का टैलेंटेड चाहिए, लेकिन जब लड़का अगर कह दे कि भाई मुझे दहेज चाहिए, तो वो दहेज प्रथा में आ वो जाता तो है। आजकल गवर्नमेंट नौकरी अगर है तो दहेज मुंह मांग के मिलता है, हाँ। बेचारा प्राइवेट है तो वो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सक्सेस कौन होता लेकिन है? लड़की भी क्या, लड़की वाले भी क्या ढूंढने जाते हैं, लड़की वाले भी तो ये ढूंढने जाते हैं कि भाई लड़का टैलेंटेड हो, अपना घर हो, सिंगल होना चाहिए, अकेला लड़का होना चाहिए, माँ बाप होने चाहिए, बस फालतू की कलेबाजी नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या है भाई, डिमांड तो आपकी भी आ गई ना। और जब उसी लड़के ने कहा कि भाई मुझे तो थार चाहिए या XYZ कार चाहिए, तो आपने कहा कि भाई ये तो बहुत लालची है, ये तो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तब चीजें तो आपको भी वही चाहिए, लेकिन अगर लड़का मांग ले तो वो दहेज में आ जाता है। भाई आज के टाइम पे कौन इतने मॉडर्नाइजेशन में कौन करता है? आपने कभी देखा कि बड़ी लड़की या गवर्नमेंट ऑफिसर की लड़की ने किसी नीचे नीचे कर्मचारी से शादी कर ली हो, या कोई 1 लाख वाली 1 लाख कमाता हो, 1 लाख कमाती हो लड़की, वो किसी 20,000 वाले से शादी कर ले? नहीं। लेकिन 1 लाख कमाने वाला लड़का वो जरूर शादी कर लेगा 20,000 कमाने वाली लड़की से। या तो वो बिल्कुल भी अगर कुछ भी नहीं करती तो भी कहेगा कि कोई नहीं, तू कर, अब यहाँ तक कर ले, तू टीचिंग कर, तू ये कर, मैं तुझे आगे करवा दूंगा। ठीक है। तो 1 लाख कमाने वाला लड़का एक अनपढ़ औरत से, या फिर कह लो कि जो कम पढ़ी लिखी है, कैसी भी है, वो शादी कर ले, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाना है, उसे अपना परिवार देखना है कि हाँ ठीक है मैं सक्षम हूँ। लेकिन लड़की सक्षम होगी ना, वो कहेगी अब तो 2 लाख वाला चाहिए मुझे, मुझे तो वहां पे जाना है। तो ये मैं यूं नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां गलत है, ठीक है, मेरी बहनें हैं, सब है, तो हमें उनका मार्गदर्शन ऐसा करना है कि वो जीवन में कभी भी विचलित ना हो। मानसिक तौर पर मैं बताऊं, स्कूल में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। आज के टाइम पे जो आप अपने बच्चे को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि चल ही यही रहा है, इंस्टाग्राम पे आपसे छुप के, या फिर स्कूल क्लासेस में ये बातें चलेंगी बच्चों के बीच में। लेकिन आप जब वो बीज रोपण करोगे अपने बच्चों के अंदर, जो संस्कार, एक जो प्रथा चली आई भारत में, एक संस्कार को बोना बहुत जरूरी है। अगर हम भी अपने जीवन की बात करें तो हमारे पिताजी ने बहुत अनुशासन में हमें रखा, तब जाके हम इस ऊंचाई पे या आज जहां भी हैं उस बुलंदी पे हैं। अच्छा, आप अपनी पहली मोहब्बत को कभी भुला देंगे? बुला दिया। मैं तो क्या मजाक कर रहे हो सीरियस? मैं सीरियस हूँ। आप अपने क्वेश्चन को पूरा करेंगे तो आंसर भी आप दूसरी वाली आपको पकड़ के पीटना? नहीं नहीं नहीं, वो उन्हें मैं बताऊंगा उसमें, अगर आप अपने क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे तो मैं सब कुछ पूरी कहानी सुना दूंगा कि क्या है। ठीक है, तो यही कि पहली मोहब्बत जो करते हैं ना, लोग कहते हैं कि वो भुलाए नहीं जाती। मतलब आदमी दूसरी बार मोहब्बत करता है, शादी करता है, सब कुछ करता है, बट कहते हैं ये बात सही है कि मोहब्बत की मतलब पहली निशानी भुलाई नहीं जाती। अब मैं आपको बताऊं, देखो कि मैंने आपको बताया जो दूसरे बार प्रेम हुआ तो वो आज मेरी धर्मपत्नी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेम में पड़ते जाओ या आप एक को छोड़ के दूसरे को ढूंढने लगो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को भी, मैं बताऊं, और बहुत ही कम को मिलता है। मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर माँ शारदे की कृपा है, जो एक अलग ही मेरा फेट जो चलता है। तो अब क्या है कि पहले प्रेम को आप भुला देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो गया, मैं सभी से कह रहा हूँ कि कोई भी, आपके टीवीटी के दर्शकों से भी बताऊं कि कोई भी प्रेम हो गया, पहला प्रेम भुलाया जा सकता है, ठीक है। बशर्ते ये कि आप, अगर आपके दूसरे प्रेम में वो सारी चीजें मिल रही हो। इंसान को जीवन में क्या चाहिए? खुशियां चाहिए, ठीक है। खुशियां कहाँ से आएंगी? कि लाइक कि अगर आप किसी के साथ जीवन व्यतीत करो समर्पण भाव के साथ, तो आप खुश हो। सपोज दैट कि मैंने एक, मान लो, एक ट्रेन यात्रा पहले प्रेम के साथ की। आज के टाइम पे जब मैं ट्रेन में जा रहा हूँ उस व्यक्ति के साथ, तो मुझे याद नहीं आ रहा वो पल, क्योंकि मैं उसके साथ खुश हूँ, मैं वर्तमान में खुश हूँ। तो लेकिन उस चीज से ओवरकम कर पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जिम जाना है, आपको पूजा करनी है, आपको मंदिर जाना है, लेकिन ओवरकम होना है उससे। और जरूरी नहीं है कि आप दूसरी बार भी प्रेम करो। ये मेरे साथ हुआ, मेरा संयोग बना तो कहीं ना कहीं हो गया। और मैं टचवुड काफी आज उन्हें लेके बहुत खुश हूँ। मुझे मोटिवेट करती रहती, मुझे टाइम टू टाइम सपोर्ट करती रहती। लाइफ में और क्या चाहिए एक व्यक्ति को कि हाँ भाई आपको भी कोई ऐसे सपोर्ट जीवन साथी मिले। तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ आपके माध्यम से कि ये सब चीजें। बस दूसरों के लिए मैं ये कहूंगा कि भाई आप दूसरा प्रेम करें तो बहुत सोच समझ के, ये नहीं कि दूसरा भी छोड़ दो भाई अब तो तीसरा करूंगा, तीसरा भी छोड़ दीजिए अब तो चौथा करूंगा। ये लाइन नहीं लगानी। आप जब तक आपको दूसरा प्रेम नहीं मिलेगा ना, आप पहले प्यार से ओवरकम नहीं हो सकते। आपको पहले की याद आती रहेगी जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा जीवन में। इसलिए घर वाले क्या करते हैं इंडियन कल्चर में, अच्छा ये ऐसी बात हो गई, वहां चल रहा है, चलो शादी कर दो लड़के की, ठीक है। और होता ही है कि अच्छा ऐसी ऐसी बात होगी लड़के के साथ, चल लड़के शादी की अपना। अब क्या, शादी होते के साथ ही धीरे धीरे जब आपके पास जीवन साथी हो जाता है तो आप उस चीज को क्या करते हैं, भूलना चालू कर देते हैं।
और मुझे नहीं लगता कि इंसान की प्रेम पे ही जी पाता है। इंसान को जीवन में चाहिए एक खुशी, एक सपोर्ट और एक गाइडेंस। जो प्रॉपर गाइडेंस देगा वही आपका जीवन साथी, वही आपका पार्टनर कहलाएगा, चाहे वो धर्मपत्नी हो, चाहे आपका मित्र हो। अच्छा, जैसे आपने एक फाउंडेशन की स्थापना हाँ की, जी। फाउंडेशन के बाद आपने उसमें बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाया, कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह, कहीं गवर्नमेंट टीचिंग वगैरह दी है। उसके बाद आपने एक कंपनी के लिए वो भी किया है कि आंदोलन में भाग लिया था जिसमें अन्ना हजारे भी साथ में थे आपके। सो एक टाइम आपका ऐसा है पॉलिटिक्स का, तो वो टाइम ने आपको क्या सिखाया? मैं आपको बता रहा था ना, जब हम आंदोलन कर रहे थे तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे पॉलिटिक्स में टर्न होना चाहिए। अब फिर क्या हुआ कि फिर वही बात है, कवि सम्मेलन हमने इतने किए 2018-19 में। 19 के एंड तक आते आते हमारे एक भाई थे, तो उन्होंने कहा कि पंकज एक काम करते हैं, मेरी पार्टी है और हम ना इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मुझे माफ करो, मैं कहाँ से लड़ूंगा, ना इतना पैसा ना बैकग्राउंड है ये। तो मुझे अप्रोच कर रहे थे 2-3 महीने से लगातार मैं ही उन्हें मना किया जा रहा था। फिर अच्छा, मैं ये भी बात बताऊं कि मुझे ये हुआ कि मैं चला गया नीम करौरी बाबा के, ठीक है। तो मैं बताऊं, 28 दिसंबर का दिन था, हम गए थे बर्थडे मनाने, लेकिन मेरी आस्था है बाबा में, तो मैं नीम करौरी धाम चला गया। तो वहीं पे बैठे बैठे वहीं पे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, पंकज क्या सोचा। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यहाँ पे भी आके सोचूंगा तो क्या कहूँगा, मैंने बाबा बता दो क्या सोचा। तो फिर मैंने कहा चलो दिल्ली आके बताता हूँ। तो मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया कि मौका सबको नहीं मिलता। हो सकता है कि कोई बड़ी पार्टी अप्रोच नहीं कर रही हो, लेकिन शुरुआत तो सबको कहीं ना कहीं से करनी होती है ना। जब आप निकलते हो कोई जॉब ढूंढने के लिए, आप कहते हो जॉब दे दो, कंपनी कहती है फ्रेशर नहीं लेंगे, और मुझे तो ले रहा है सामने से बंदा। अगर मैं आज किसी बड़ी पार्टी में जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे दरियां बिछानी पड़ेंगी। और ये जो व्यक्ति कह रहा है कि पंकज पैसा लो, झंडे लो, सब कुछ लो, मैं कर रहा हूँ, बस तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसको मेरे सामने लेके आ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ओके, मेरा यही समय है। और इस समय को मैंने तुरंत ही लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा लिया, उसको मार दिया। तो वो एक टाइम था कि मैंने 2020 में दिल्ली विधानसभा रोहतास नगर से इलेक्शन जब लड़ा, चुनाव ठीक ठाक 1% वोट आया हमें, लेकिन जो 2 लाख में से 1% ही मानो तो आप बहुत होते हैं। तो उतने जो हमारे समर्थक जुटे, और मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से 1 महीने की तैयारी के भीतर कहाँ से आए। बस लोगों ने एक चीज देखी कि लड़का है नौजवान और ये कहीं ना कहीं कुछ करेगा। मैं एक आंटी के पास गया तो उन्होंने कहा बेटा ये तू बनिया का बेटा, मैं कास्टिज्म में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे नहीं पता। वो उन्होंने कहा अच्छा तू पंकज गुप्ता, ये बेटा तू बनिया का बेटा है, तू जीत गया इलेक्शन, तू अगर मूंगफली का ठेला भी लगाएगा ना तो तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, तो बेटा तू सही जा रहा है। तो मुझे उनकी बात भी खटक गई कि भाई आंटी ने ऐसी बात कही। जब आप लोगों से मिलते हो जुलते हो तो नई नई चीजें निकल के आती है। एक लड़का जो होना चाहिए था किसी कॉलेज में एबीवीपी का इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा है और उसको पीछे का कोई अनुभव नहीं, उसके बैकग्राउंड में कोई दादा परदादा कहीं से कहीं तक की लड़े नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। मेरे बाबा एक ही चीज कहते थे कि बेटा जीवन में कभी भी हो, जहां पे जीवन में हारना नहीं है और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करना है। तो हम उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते चले गए और आज हम यहाँ पे पहुंच गए। आगे देखो भविष्य में क्या होता है, लेकिन वो सोचा नहीं था, लेकिन अब उसके बारे में हमने सोचना चालू कर दिया कि धीरे धीरे हम कहाँ पे आगे जाएंगे। और राजनीति का जो साधन है, मैं आपको ये बता दूं कि कविता मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। माँ शारदे की वजह से ही लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति के, इस बंदे के अंदर, इस पर्सन के अंदर टैलेंट है, उन्होंने मुझे अप्रोच करना चालू कर दिया। अगर मैं खाली टीचिंग करता तो मुझे शायद ही कोई अप्रोच करता, क्योंकि उस वक्त मेरा फेम या इंस्टाग्राम फेसबुक सब ऐसे भरा पड़ा था कि आपको कोई भी अप्रोच करता कि आप इलेक्शन लड़ो। तो ये माँ शारदे की कृपा है और सबसे पहले मैं उन्हीं को ही फ्रंट पे रखता हूँ कि भाई मैं कवि सम्मेलन करता हूँ, मैं कवि हूँ, राजनीति में मैं बाद में आया। जब अप्रोच करके आप इलेक्शन लड़ने आए, चुनाव लड़ने आए, चुनाव में क्या हुआ कि आपके पास ना अलग अलग तरीके से भाई ये लड़के के पास क्या क्या बैकग्राउंड है, अलग अलग फोन पे धमकियां आने लगी, तुम कितने भाई बहन हो, कितने पर्सन हो। तो ये मेरे साथ पहली बार था। मतलब ये आपके पॉलिटिक्स कैरियर में हाँ, हुआ? पॉलिटिक्स कैरियर में हुआ कि अलग अलग लोगों से जो मैं ये भी नहीं सोच सकता जो जिनके साथ मैं बैठ रहा हूँ उनके फोन भी आएंगे कि पंकज तुम्हारे कितने भाई हैं, क्या काम करते हो। जैसी नामांकन हुआ, जैसी पोस्टर बैनर सारी जगह लगे कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस विधानसभा से मेरे पास बहुत सारे फोन आए। कईयों ने कहा, कईयों ने ऑफर दिए कि बैठ जाओ, क्यों खड़े हो, क्या चाहिए तुम्हें, तुम बताओ, क्यों वोट काट रहे हो। मैंने कहा नहीं, अगर आज बैठ गए तो जीवन में कभी नहीं उठ पाएंगे, 2-4 पैसे के लिए हम नहीं बैठने वाले। फिर कईयों ने धमकियां देने भी चालू की कि भाई देख ले, अच्छा नहीं होगा, बेफालतू में ये है वो है। तो जो भी जिसको पता था कि भाई एक है या 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, सब में जो जहां तक की बातें पहुंची, मैंने कहा ठीक है। मैं मानसिक तौर पे कमजोर होता जा रहा था उस वक्त, लेकिन वही एक सिचुएशन थी जो एक आपको खड़ा करती है। पता नहीं कहाँ से आती वो विल पावर, मुझे भी नहीं पता, शायद ऊपर वाले की कृपा होती है तो ही वो पावर आती है। और वो दिन था और आज का दिन है। मैं मानसिक तौर पर इतना मजबूत हूँ कि
कहीं से लेके कहीं तक की भी डरने वालों में से है नहीं। और आपको पता है यूपी के लौंडे तो वैसे नहीं डरते, ठीक है, कट्टा जेब में और ले जाके धाएं-धाएं मार देते हैं। हालाँकि मेरा काम ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी में अगर आप पैदा हो, यूपी की मिट्टी अगर आपने चाटी है, तो आप दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं शायद ही डरो। तो वो चीज़ें थी, मानसिक तौर मजबूत हुए और पूरा मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं, हर एक व्यक्ति के साथ खड़े कर्मवीर फाउंडेशन, और मैं भी पूरे की पूरी तरह साथ खड़ा हूँ और आपके शो में आया, और टीवीटी के दर्शकों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सो इसी के साथ आज हम अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। सो पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज हमें एक समय निकाल के इतनी अच्छी बातें बताई और हम काफी इंस्पायर हुए इनकी बातों से। सो जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ और एक नए कार्यक्रम में। धन्यवाद।